चलो भाई, एरिया अंडर द कर्व्स निकालना हमने सीख लिया, सर्कल का एरिया निकालना सीख लिया, सर्कल का एरिया हमने अलग अलग तरीकों से निकालना सीख लिया है। अब मैं आपको और थोड़ा सा और डीप में लेके चलता हूं, और ये जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं ये मैं खुद ही रिकमेंड करूंगा कि ये अगर चाहो तो आप बाद में कर लो, करना है कर लो, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी चाहो तो इसको बाद में 1-2 महीने बाद आप वापस आके इस चीज को कर लेना, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा यूज होगा, आगे चल के थोड़ा बहुत शायद रोटेशन एक चैप्टर आएगा उसमें यूज होगा, और ये बड़ा कोर कंसेप्ट है। दिस इज वन ऑफ दोज कंसेप्ट जो जेई में बहुत रेयरली आने के चांस है, मतलब अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर रियली लाइक सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक, यू कैन ओमिट इट ऑल टुगेदर ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। लेकिन जो लोग बहुत हाई एम कर रहे हैं, दोज ऑफ यू हु डोंट वांट टू लीव एनी कॉर्नर अनएक्सप्लोर्ड, उनके लिए ये टॉपिक है। और ये टॉपिक है कि हम एरिया निकालेंगे वापस, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा सा देखेंगे कि हम ये एरिया अंडर द कर्व वगैरह किस तरीके से निकालते हैं। सी, हमें पता है कि कुछ कर्व्स ऐसे होते हैं जिनकी इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दी जाती है, XY कोऑर्डिनेट्स में देते हैं। उसी तरीके से अगर आप चाहो तो कुछ कर्व्स ऐसे होते हैं जिनकी इक्वेशन आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हो, जिसमें आप इक्वेशंस r और थीटा के फॉर्म में लिखते हो। तो अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी कर्व की इक्वेशन दी है तो उसको उस केस में हम किस तरीके से एरियाज निकालते हैं, कैसे स्लाइस लेते हैं, ये हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं। मैंने इसमें यहाँ पे लिखा जरूर है एडवांस प्लस, लेकिन इसमें एक प्लस और जोड़ देना, दिस इज एडवांस प्लस प्लस। सो अनलेस, अगेन आई विल रिपीट, अनलेस यू आर एमिंग एट रियली टॉप रैंक्स, यू कैन ओमिट दिस पार्ट ऑल टुगेदर, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। लेकिन चलो, अब ओमिट करने की बातें नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या चीज है। आई नॉट से दैट इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, नॉर्मल सी चीज है। तो देखो, मान लो सपोज मेरे पास कोई भी कर्व है, यू कैन सी कि कोई भी कर्व जा रहा है इस तरीके से, और इस कर्व की इक्वेशन ध्यान से देखो कि इस कर्व की इक्वेशन आपको एक्स और वाई के टर्म्स में नहीं दी है। एक्स और वाई एक्सिस मैंने बना जरूर रखी है अपने रेफरेंस के लिए, लेकिन इस कर्व की जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको आर थीटा के टर्म्स में दे रखी है। जैसे अगर मान लो सपोज इसकी इक्वेशन हो सकती है आर इक्वल टू ई रेज टू थीटा, या आर इक्वल टू 2 थीटा, कुछ भी इस तरह के जो इक्वेशंस होती हैं, इन सबको हम कर्व्स की पोलर इक्वेशंस या पोलर कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशंस बोलते हैं। तो मान लो कर्व की इक्वेशन आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में दे रखी है इस तरह से। हमें अगर मान लो इसमें एरिया निकालना है, मान लो सपोज हमें निकालना है कि भाई थीटा इक्वल टू 30 डिग्री से थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के बीच में ये कर्व कितने एरिया को ट्रैप करेगा, मान लो ये निकालना है अपने को। तो अब ये सब निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे प्रोसीड करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। अब देखो, कभी भी अगर आपको एरिया निकालना है, जैसे अगर मान लो सपोज आपको इसमें एज आई वाज सेइंग कि थीटा इक्वल टू समथिंग 30 डिग्री से लेके थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के बीच में ये वाला एरिया अगर आपको निकालना है कि कर्व कितना एरिया ट्रैप करेगा, तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक जनरल एंगल थीटा के ऊपर डी थीटा थिकनेस की स्लाइस लो। जैसे थोड़ी देर पहले आप याद करो, हमने सर्कल की एक एडवांस लेवल की जो डेरिवेशन देखी थी, जिसमें हमने सर्कल को ट्रायंगल्स में डिवाइड किया था, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। बट सर्कल में तो क्या था कि सर्कल का रेडियस कांस्टेंट था। यहाँ पे सर्कल का रेडियस, यहाँ पे जो कर्व है इसका रेडियस कांस्टेंट नहीं है, रेडियस भी वेरी करेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द मेथड इज क्वाइट सिमिलर, कि एक एंगल थीटा के ऊपर अगर आप डी थीटा थिकनेस की स्लाइस ले लो, जैसे मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह की अगर आप स्लाइस ले लेते हो यूं, तो यू कैन इजीली सी कि ऐसी ऐसी डी थीटा थिकनेस की बहुत सारी स्लाइसेस लेते जाओगे, तो इन सबका कॉम्बिनेशन करके आपको ये ग्रीन वाला टोटल एरिया मिल जाएगा। तो दैट मीन्स सबसे पहले तो देखो, ये चेक कर लेना चाहिए स्लाइस लेने के पहले कि जो स्लाइस आप ले रहे हो, जनरल स्लाइस आप ले रहे हो, उसके जैसी और खूब सारी स्लाइसेस थीटा 1 से थीटा 2 लेने से वो एरिया कवर होता भी है या नहीं होता, ये चेक कर लेना चाहिए। अगर कवर हो रहा है, देन यू कैन टेक दैट काइंड ऑफ अ स्लाइस एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर। सो नाउ रिमूविंग द रफ वर्क, यू कैन सी द ओरिजिनल फिगर अगेन। यू कैन सी कि जो मेरे को स्लाइस लेनी होती है, अगर कभी भी पोलर कोऑर्डिनेट्स में कोई कर दिया है, एरिया निकालना है, तो स्लाइस हमेशा इस तरीके से लोगे, जैसे मैंने आपको स्लाइस लेके दिखाई है। यू कैन सी कि थीटा एंगल के ऊपर डी थीटा थिकनेस की स्लाइस ले लो, तो ये स्लाइस के अंदर कितना एरिया फंसेगा, यू कैन सी कि जो एरिया होगा वो ऐसा कुछ ट्रायंगल जैसा होगा। नाउ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ट्रायंगल नहीं होगा, लेकिन ठीक है, रफली अगर आप देख सकते हो तो देखोगे तो थोड़ा थोड़ा ये ट्रायंगल जैसा एरिया होगा। अब इस ट्रायंगल जैसे एरिया को वैसे देखोगे तो ये पूरा एरिया आपका यहाँ तक जा रहा है, जो लास्ट में मैं रेड कलर के डॉट्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, एरिया तो पूरा यहाँ तक जा रहा है। तो ये जो पूरा एरिया है, कौन सा एरिया, ये रेड वाला एरिया और ये सिंपल शेडेड एरिया, इसको मिला के स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एरिया होगा डीए। और गेम बहुत सिंपल है, ये डीए किसी तरह से अगर निकाल लोगे तो यू आर द चैंपियन। उसके बाद इसे इंटीग्रेट करके आपको टोटल एरिया मिल जाएगा।
अब ये DA कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है स्लाइड के ऊपर, एनीवे राइट साइड में यू विल सी कि ये DA निकालने के लिए आप देखो कि सबसे पहले जो ये सिंपल शेडेड एरिया है, ये वाला, इसको मैं चाहे तो 1 बोल देता हूँ। ये एरिया जो है, ये एरिया आप निकाल लो, और फिर उसके बाद ये जो रेड वाला जो छोटा सा एरिया है, इसको चाहे तो 2 बोल देता हूँ। ये एरिया निकाल के इसमें ऐड कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, और देखो कि मैं रेड वाले एरिया से मेरा मतलब क्या है। रेड वाले एरिया से मेरा मतलब ये है किसी एक्चुअली तो देखो कर्व यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, कर्व आपका एक्चुअली इधर से इधर जा रहा है यूं। तो लेकिन अगर मान लो सपोज यहां से मैं एक ऐसे लाइन बनाता हूं, लेट मी यूज ग्रीन कलर फॉर दैट, एक इस तरह से लाइन बनाता हूं विच इज रियरली परपेंडिकुलर टू आर। आर के परपेंडिकुलर मैं एक छोटी सी लाइन बनाता हूं सपोज। तो उसके बाद जो बाहर वाला एरिया होगा, छोटा सा जो बाहर वाला एक्स्ट्रा एरिया बच गया, इस एरिया को मैं 2 बोल रहा हूं, और जो ओरिजिनल एरिया था ये 1 है। एंड यू कैन सी कि जो 1 वाला एरिया है ये तो बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा जैसे सर्कल के केस में हमने देखा था। यू कैन सी दैट दिस इज अ वेरी थिन ट्राइंगल, और किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। और अभी अभी याद करो, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये जो थिन ट्राइंगल है इसका बेस कौन सा होगा। ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, इसकी लेंथ अगर आप देखोगे तो ये इसका बेस हो जाएगा। और ये ग्रीन कलर की लाइन की लेंथ कितनी होगी, वैसे तो अगर आप देखो तो ये स्ट्रेट लाइन है, इट्स नॉट अ सर्कुलर आर्क। लेकिन अगर बहुत छोटा एंगल है डी थीटा तो सर्कुलर आर्क और स्ट्रेट लाइन की लेंथ लगभग सेम ही हो जाती है। तो देयरफॉर ये ग्रीन कलर की जो लाइन की लेंथ है, ये बड़ा कर देता हूं, यू कैन सी ये वाली जो लेंथ है ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी आर डी थीटा। तो यहां पे इसको भी रख देंगे आर डी थीटा को। तो ये आपकी बेस हो जाएगी, ट्राइंगल का जो बेस है उसकी लेंथ ही हो जाएगी। और ट्राइंगल की हाइट अगर आप देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आर हो जाएगी। तो ये मैंने आर रख दिया है यहां पे। तो देयरफॉर जो मेरे पास स्लाइस ली है मैंने, उसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला जो ट्रायंगल मेन दिख रहा है आपको, इसका एरिया हो जाएगा इतना। और उसके बाद और देखो ध्यान से कि जो ये रेड वाला पार्ट है, ये बहुत छोटा लग नहीं रहा है फिगर में, लेकिन आप आराम से प्रूव कर सकते हो कि ये सेकंड ऑर्डर का इनफाइनाइट सिंबल है। कैसे, आप देख लो, यू कैन सी कि रफली यू कैन सी कि ये भी कुछ कुछ ट्रायंगल जैसा ही दिख रहा है। अब इसका एरिया चाहिए तो इसका एरिया हो जाएगा कुछ तो वैसे ही हाफ बेस इनटू हाइट, या मतलब लेंथ और ब्रेथ के प्रोडक्ट के डायमेंशंस तो आएंगे ही आएंगे। तो यू कैन सी कि ये जो रेड वाला एरिया है, इसकी जो ये डिस्टेंस है ये भी इनफाइनाइट सिंबल है। इनफैक्ट ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस डी आर हो जाएगा। ठीक है, लिख देता हूं, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका डी आर हो जाएगा। कैसे डी आर हो जाएगा, यू कैन सी कि ये आर है, तो आर के इनफाइनाइटसिमल एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, डी आर बोलते हैं। जैसे y के इनफाइनाइटसिमल एक्सटेंशन को dy बोलते थे एंड सो ऑन, वैसे ही r के इनफाइनाइटसिमल थोड़े से एक्सटेंशन को हम dr बोलेंगे। तो ये dr है इनफाइनाइटसिमल, ये ग्रीन वाली जो लेंथ है ये भी है इनफाइनाइटसिमल। अब दो इनफाइनाइटसिमल का प्रोडक्ट करोगे तो ये तो आपका सेकंड ऑर्डर का इनफाइनाइटसिमल होगा। इसीलिए आप ध्यान से देखो, इसको हमने मेंशन ही नहीं किया यहाँ पे। ये वर्बली मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पे इफ यू लुक एट ऑल दीज इक्वेशंस हियर, दिस इक्वेशन हियर, तो डीए की वैल्यू मैंने सीधे ये जो बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा था यहाँ पे जिसको 1 लिखा है मैंने, इसका एरिया मैंने डीए में लिख दिया है। और वो रेड वाला जो एरिया है वो सेकंड ऑर्डर का इनफाइनाइटसिमल है। ये आपको लाइफ में एक बार तो देखना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया जैसे आपको, बट दोबारा कभी आपको इसमें चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ दिस काइंड, यू कैन सिंपली से दैट डीए विल बी इक्वल टू दिस मच। ये आपका डीए हो जाएगा। बस इसी को थोड़ा अच्छे से लिख लिया है और इसी को इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका काम 100% हो जाएगा। लेकिन वैसे तो देखो कि ये जो रिजल्ट मैंने बॉक्स में लिखा है, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो इसको तो ये फॉर्मूले की तरह ट्रीट करते हैं, हाफ इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा। लेकिन एज सच यू कैन इजीली सी कि एक लाइन की डेरिवेशन है इसकी, इसमें कुछ ऐसा कोई फॉर्मूले जैसी बात है नहीं। तो इट विल बी मच बेटर अगर आप ये रिजल्ट समझ लो अच्छे से कि कैसे डिराइव किया मैंने, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद समझ के कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर स्लाइस लेके इंटीग्रेट करके आप आराम से एरिया निकाल सकते हो। तो कोई भी कर्व अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिया है तो इस तरीके से स्लाइस लेके हम एरिया निकालने वाले हैं। और बाकी एट द एंड ऑफ द डे अगर फॉर्मूला भी याद कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चलेगा। आगे देखो, नाउ आई विल शो यू 1 और 2 एग्जांपल्स। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखो फायदा ये होता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में कई बार बड़े इंटरेस्टिंग से कर्व्स बनते हैं। जैसे सिंपल अगर आप पैराबोला देखोगे, एलिप्स देखोगे तो ठीक है, अच्छी बात है, बट देन ऐसे कर्व्स नहीं बनते जैसे आपको फिगर सामने दिख रही होगी। यू कैन सी फूल की 3 पंखुड़ियां बनी हुई है यहाँ पे, और इसको बोलते भी है 3 पेटल्ड रोज बोलते हैं। और अगर
ये तो बाकी मैथ्स में आप डिटेल में देखना कि ये कर्व कैसे प्लॉट होता है, क्या होता है, बिकॉज कर्व प्लॉट करके मैं दिखाने लगूंगा तो पूरा फिजिक्स का लेक्चर उसी में निकल जाएगा, तो मैं उसमें नहीं जाता हूँ। आई एम जस्ट टुक दिस एग्जाम्पल बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल। बाकी आसान आसान एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे थे, लेकिन ये बड़ा सुंदर सा कर्व दिख रहा था। और पोलर कोऑर्डिनेट्स का फायदा ये होता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में कई बार बड़े इंटरेस्टिंग से कर्व्स बनते हैं। तो जैसे r इक्वल टू साइन ऑफ 3 थीटा करके जो इक्वेशन होती है, अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो इसको प्लॉट करके ये कर्व आ जाता है। बट अगेन आई विल नॉट टेल यू एग्जैक्टली कि ये कैसे आता है, ये आपके मैथ्स में आगे कवर होगा। लेकिन मान लो मेरे पास कोई ऐसा कर्व है r इक्वल टू साइन 3 थीटा, और मेरे को इस तरह का पता है कि इसको कर्व को प्लॉट करते हैं तो ये ऐसे आता है, ये आपको गिवन है लेटर से। और हमें अगर मान लो ये इसका पूरा जो ब्लू एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये एरिया कैलकुलेट करना है सपोज। अब देखो ये एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। लकीली थ्योरी अगर आप समझ गए हो तो इसके बाद एरिया कैलकुलेट करना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से देखो कि हमने देखा था कि कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट वाला सिचुएशन होता है तो एरिया होता है इंटीग्रल r स्क्वायर डी थीटा। अब आप देख लो कि अगर आप सीधे फॉर्मूले से चलोगे तो भी बड़े आराम से काम हो जाएगा। स्लाइस लेना चाहो, स्लाइस लेके फॉर्मूला डिराइव करना चाहो तो वो भी चलेगा। लेकिन अगर आप सीधे सीधे देखो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में आपको सीधे इक्वेशन दी है कि पोलर कोऑर्डिनेट या पोलर इक्वेशन आपको दी है कर्व की r इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो आपको जो भी इक्वेशन दी है वो r की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। तो r स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर 3 थीटा, ये आ गया डी थीटा। और इन्होंने लिमिट्स भी आपको दे रखी हैं। यू कैन सी, इफ यू सी लुक केयरफुली, इन्होंने आपको ये भी दे रखा है कि अगर आपको इस रोज की एक पेटल बनानी है तो एक पेटल के लिए यू कैन इजीली सी कि जब स्टार्ट करोगे तो थीटा इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट करोगे, और जो एक पेटल खत्म होती है वो थीटा इक्वल टू π/3, दैट इज 60 डिग्रीज के ऊपर एक पेटल खत्म होती है। ये इन्होंने आपको बता रखा है फिगर में। तो हम इसका पूरा यूज करेंगे। जो थीटा है अपना, इसकी लिमिट्स हम बड़े अच्छे से डाल देंगे। थीटा आपका जाएगा 0 से लेके 60 डिग्रीज, दैट इज π/3। ये आपका थीटा जाने वाला है। और ये इंटीग्रल कर लोगे तो आपको कौन सा एरिया मिल जाएगा। ये इंटीग्रल करोगे तो आपको एक रोज पेटल का एरिया मिलेगा, लेकिन ऐसी ऐसी 3 रोज पेटल से, तो इसको लास्ट में वो तो कोई दिक्कत नहीं, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, चलो, ताकि बाद में कुछ एरर नहीं आए। तो देयरफॉर दिस विल बी समथिंग लाइक 3/2 इंटीग्रल साइन स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा 0 टू π/3। ये आपके पास आ जाता है रिजल्ट नहीं मतलब इंटीग्रल, ठीक है। अब इसको करना है इंटीग्रेट। याद करो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का जो बेसिक मेथड है वो हमने देखा था कि डबल एंगल फॉर्मूला लगा के उसको कन्वर्ट करके करते हैं, लेकिन बड़ा लंबा मेथड होता है। उसकी वजह हमने देखा था कि अगर कभी भी ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल हो, लिमिट्स अगर दी है, तो हमने एक रिजल्ट याद कर रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल 0 टू 2 पाई करोगे तो आंसर होता है पाई। ये फिजिक्स में बहुत यूज होता है रिजल्ट, और ये रिजल्ट याद रखना हमेशा। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसी लेक्चर में इसको यूज किया था, अभी मैं इसको वापस यूज करने वाला हूं। लेकिन वो भी ध्यान रखना कि हमारा जो रिजल्ट था वो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल था। अब यहां तो साइन स्क्वायर के अंदर 3 थीटा आ गया है, कोई टेंशन नहीं है। 3 थीटा को थीटा बनाना तो काम ही है अपना, तो कर देते हैं। देखो, इसमें बस ऐसा करो कि जो 3 थीटा है इसको एक अलग वेरिएबल से डिनोट कर दो, एक्स से। तो ये करोगे तो थोड़ा दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो dx हो जाएगा 3 इंटू डी थीटा। दैट मीन्स डी थीटा को देखोगे तो ये हो जाएगा एक तरह से dx/3। तो मैं कर क्या रहा हूं ये ध्यान से देखो। मैं बेसिकली, मेरा प्रोग्राम जो है, मेरा गेम प्लान जो है वो यही है कि मैं अपना वो वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं जो रिजल्ट था कि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल 0 टू 2 पाई करोगे तो पाई होता है। वो रिजल्ट को मैं यूज करने का प्लान है मेरा, तो उसके हिसाब से आई एम एडजस्टिंग थिंग्स हियर। तो देखो, तो साइन स्क्वायर 3 थीटा जो है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और डी थीटा की जगह आप डाल दो dx/3। ठीक है, यहां तक की बात हो गई है। इसके बाद बाकी आगे देखो, इसके बाद लिमिट्स आप देखो, लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन करते हो इस तरह का तो लिमिट्स भी करस्पॉन्डिंगली चेंज होती है। तो अब आप लिमिट्स भी जरा चेंज करके देख लो। यू कैन सी कि अपना जो थीटा है, ये थीटा पहले 0 था और फिर बाद में π/3 है। तो यहां पे आप देखो अपनी ये वाली इक्वेशन में
कि अगर थीटा इक्वल टू 0 डालोगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो दैट मीन्स जो लिमिट अगर आप इंटीग्रल अब x के टर्म्स में कर रहे हो तो x की लिमिट्स होंगी, लोअर लिमिट 0 होगी, और उसके बाद आप देखो कि जब थीटा लास्ट में π/3 जाएगा तो x इसका 3 टाइम्स होने वाला है, 3 टाइम्स बोले तो पाई, तो जो लिमिट्स होंगी वो होंगी x इक्वल टू 0 टू पाई। सो वेरी वेरी केयरफुली यू हैव टू चेंज योर लिमिट्स ऑल्सो व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग एनीथिंग। तो बस अब इसके बाद देखो लाइफ चिल है बिल्कुल अपनी, बिकॉज एक तो अच्छी बात है 3 भी कैंसिल होगा, एवरीबडी लव्स कैंसिलेशंस। सो 1/2 बाहर आ गया, अंदर आता है इंटीग्रल sin² x dx 0 टू पाई, ये आपका इंटीग्रल आ जाता है। एंड यू कैन सी कि इसी दिन के लिए हमने वो sin² थीटा वाला रिजल्ट याद किया था, बिकॉज नाउ यू कैन सी कि अगर sin² x का इंटीग्रल है, अगर ये 0 से 2 पाई होता देन द आंसर वुड हैव बीन पाई, लेकिन अगर पाई है दैट मीन्स उसका आधा है, तो इसका मतलब है कि ये जो इंटीग्रल है पूरा, ये इंटीग्रल आपका आ जाएगा π/2, सॉल्व कर लोगे तो टोटल आ जाएगा π/4 यूनिट्स। तो जो 3 रोज पेटल्स वाला जो कर्व है यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा, इसका फाइनली अगर आप निकालोगे तो इसका एरिया आ जाएगा फाइनली π/4 यूनिट्स। ब्यूटीफुल। हालांकि देखो इसमें ये जरूर है कि मैंने आपको ये बिल्कुल नहीं बताया है कि ये कर्व को, इस इक्वेशन को प्लॉट करके ये कर्व कैसे आता है, वो मैथ्स का काम है, उसके डिटेल्स में मैं नहीं गया हूं। लेकिन ये जरूर है कि अगर अपने को सही थ्योरी पता है, ये थ्योरी थी, तो किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट में अगर कोई भी कर्व दिया है तो उसका एरिया बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, सर्कुलर मोशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल्स वगैरह आएंगे, उसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स का काफी अच्छा यूज हो सकता है। आसान क्वेश्चंस जेई के जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन कभी भी जेई एडवांस में इनको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है। दे वांट टू चेक कि भाई कितने स्टूडेंट्स अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करके आए हैं, तब ये जा सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और उसकी हम थोड़ी सी बैकग्राउंड प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर इस तरीके से हम ये 3 पेटल्ड रोज का एरिया निकाल सकते हैं π/4। और देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स में बहुत कर्व बना सकते हो, बहुत सारे कर्व्स बना सकते हो। सी आर थीटा के बीच में कोई भी इक्वेशन लिख दो तो आपकी पोलर कोऑर्डिनेट्स की कर्व की इक्वेशन बन जाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। द यंग पीपल आर जनरली मोर इंटरेस्टेड इन दिस एग्जांपल। और यू कैन सी कि यहां पे अगर मान लो सपोज पोलर इक्वेशन को इस तरीके से, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा के बीच में ये रिलेशन है r इक्वल टू 1 + cos थीटा, इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो ये प्लॉट करके कुछ कुछ इस तरह का कर्व बनता है। यू कैन सी कि कुछ कुछ आपका हार्ट शेप का कर्व है, सो दैट्स व्हाई दिस कर्व हैज अ नेम आल्सो, दिस कर्व इज नोन एज कार्डियोइड। थोड़ा सा वैसे देखो फिजिक्स में मेरे को इतना साइड में जाना नहीं चाहिए कर्व प्लॉटिंग में, लेकिन थोड़ा सा कार्डियोइड का मामला है, अगर दिल का मामला है तो थोड़ा सा देख सकते हैं। सी अगर मान लो आपको इसको थोड़ा सा फील लेनी है कि भाई प्लॉट करके ये आ कैसे रहा है, तो ऐसे स्टार्ट करो। सी थीटा की वैल्यू 0 करो, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 करोगे तो आर हो जाएगा 1 + 1 विच इज 2, तो आर हो जाएगा 2। बाकी आपको पता है कि अगर थीटा इंक्रीज करते हो तो ये अपने को पता है कि कॉस थीटा डिक्रीज होता है, और अगर थीटा को 90 डिग्रीज तक लेके जाओगे तो कॉस 90 0 हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देयरफॉर यू कैन सी कि अगर आप यहाँ पे देखो कि जब थीटा की वैल्यू 0 थी, तब ध्यान से देखो फिगर को मैं बड़ा करता हूं, जब थीटा की वैल्यू 0 थी तब आर की वैल्यू थी 2। तो एक डॉट आप लगा दो यहाँ पे। सी कर्व प्लॉटिंग कैसे होती है कि अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे आर की, सॉरी थीटा की अलग अलग वैल्यूज लो, उस पे आर की अलग अलग वैल्यूज निकालो, सबके डॉट लगाते जाओ, और सबके डॉट लगा के अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो कर्व बन जाएगा। अब आगे देखो मैं क्या बोल रहा था कि थीटा की वैल्यू 0 लोगे तो आर आ जाएगा 2, ये डॉट मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लोगे तो आर आ जाएगा 1, एक डॉट और लगा देता हूं। और फर्दर हमने बीच वाली लाइन में देखी कि जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे आर कम होता जाएगा, तो आर को ध्यान से देखो, यू कैन इजीली सी कि ये आर थोड़ा कम हुआ, फिर आर थोड़ा कम हुआ, फिर आर थोड़ा कम हुआ, और कम होते होते आर की वैल्यू हो गई 1। तो इस तरह से जो लाइन आप ड्रॉ करोगे इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, वो कुछ इस तरह का कर्व आएगा यू। तो यू कैन सी दिल बनना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी और बहुत कुछ बाकी है। अब इसी तरह से आप देख लो कि अगर आप और इधर जाते हो यहाँ पे, तो अब ये एंगल आपका इधर से देखोगे तो ये एंगल ऑब्ट्यूस होना शुरू हो गया है। अब ऑब्ट्यूस होने का मतलब है कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया है,
और हमें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता है। तो देयरफॉर अब आप देखो कि अगर मान लो सपोज मैं और थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता हूं यहाँ पे, अगर मान लो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज है तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता है। अब आप देख लो यहाँ पे कि अगर कॉस थीटा नेगेटिव हो गया है तो आर की वैल्यू 1 से भी कम हो जाएगी, 1 से कम होना शुरू होगी। और जब थीटा 180 डिग्रीज हो जाएगा तो कॉस थीटा बिल्कुल बढ़िया -1 हो जाएगा, और 1 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर अब ये चीज में आगे ये जो दो लाइंस है, इन दो लाइंस को मैं आगे प्लॉट करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पे फिगर के ऊपर जाते हैं, देखो जो मैंने बात करी थी अभी वो प्लॉट करके भी देखते हैं अपन। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर नाउ। सी, हमने देखा था कि अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज होता है ऐसा, तो आर और कम होगा, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, आर की वैल्यू आप ध्यान से देखो, ये जो आर है ये आर और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, और फाइनली जब थीटा 180 डिग्रीज करोगे तो आर कम होते 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 पूरा 0 में चला जाएगा। तो देयरफॉर यू विल सी कि इस तरीके से यहां से पूरा अगर आप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक आर की वैल्यू कंटिन्यूअसली कम होते होते 2 से कम होते होते 0 पे चली जाएगी। ये हमने बना लिया आधा कार्डियोइड, ठीक है, आधा दिल तो बन गया। और बाकी आप देख लो कि हमें पता है कि इसके आगे भी अगर आप प्लॉट करोगे तो कॉस थीटा का बिहेवियर सिमिलर होता है। अगर आप इसके बाद थीटा को 180 डिग्री से ज़्यादा लेके जाओगे तो 180 डिग्री से ज़्यादा लेके जाने पे जो कॉस थीटा होता है वो -1 से धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ता है, और 0 से फिर लास्ट में पॉजिटिव होते होते वापस 2 हो जाता है। तो इस तरीके से कर्व आपका बनेगा। ध्यान से देखो, पोलर कोऑर्डिनेट्स मुश्किल नहीं होते, पोलर कोऑर्डिनेट्स काफ़ी आसान होते हैं। वो बात अलग है कि 11th-12th लेवल पे कार्टेशियन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, जेईई में भी वो ज़्यादा पूछते हैं। तो खाली हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की डिटेल में ज़्यादातर टॉप रैंकर्स के साथ ही हम पोलर की डिटेल्स में थोड़ा बहुत जाते हैं, और वो भी उनके साथ भी हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, खाली उतना बताते हैं जितना जेईई में पॉसिबिलिटी हो सकती है आने की। तो देयरफॉर बट चलो, वी वर हैविंग फन में भी है, तो यहाँ पे तो मैंने आपको चलो कर्व भी दिखा दिया, किस तरीके से विजुलाइज करवा दिया कि किस तरीके से r = 1 + cos थीटा को प्लॉट करोगे तो बन जाएगा हार्ट शेप स्ट्रक्चर। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, बिकॉज हमें तो खाली इतना बोला था ना कि भाई एरिया निकाल लो इसके अंदर कितना है, तो दिल के अंदर कितना एरिया है, कितना बड़ा है दिल है आपका, वो अपने को देखना है यहाँ पे। तो अब कितना एरिया इसके अंदर में आएगा वो तो हम आराम से अपने पुराने फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हालांकि देखो, खाली फॉर्मूले लगाते जाओ, एरिया निकालते जाओ, उसमें मजा नहीं आता है। तो थोड़ी सी ये प्लॉटिंग देख लेना तो इट मेक्स द थिंग्स मोर फन। बाकी आप देखो, एरिया चाहिए तो एरिया तो हमें पता ही है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया का ये फॉर्मूला होता है। इट्स वेरी इजी एक्चुअली, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं होता है इसमें। आर आपको जो भी दिया है 1 + cos थीटा है, सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी आपको आर दिया है सोचना ही नहीं है, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स आप देख लो, इंटीग्रेशन की लिमिट्स वैसे देखोगे तो पूरा फुल कार्डियोइड बन रहा था, 0 से लेके 360 डिग्री एंगल अपन वेरी कर रहे थे। तो 0 से 360 कर दो या 0 से 180 करके लास्ट में डबल कर देना, वो अपन देख लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो चलो 0 से 2π ही रखते हैं। अब प्रॉब्लम बस आ गई है कि ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें इंटीग्रल सॉल्व करने की भी हमने थोड़ी बहुत मास्टरी कर रखी है। तो आप देख लो कि अब 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको a + b² का फॉर्मूला लगा के एक्सपैंड कर लो। हालांकि देखो, अब इसके बाद इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए अगर आप मेरा वीडियो नहीं भी देखते हो, मेरे इंस्ट्रक्शंस जाने दो, आप वीडियो पॉज करके अगर इंटीग्रल खुद से सॉल्व कर लोगे तो बेस्ट है, बिकॉज आई नो यू कैन डू दैट। बिकॉज अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया वेरिया निकालने की हिम्मत दिखा रहे हो, इस लेवल पे अगर आप सोच रहे हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू मस्ट बी वन ऑफ द टॉपर्स, और ये इंटीग्रल आप खुद कर सकते होगे। बट फिर भी थोड़ा सा मैं अपने साइड से सॉल्व कर देता हूं इन केस एनीबॉडी नीड्स इट। सो a + b होल स्क्वायर लगा के इसको ओपन कर लो, 1 + cos² थीटा 2 cos थीटा d थीटा, ये कर लो आप, ठीक है। अब आगे देखो, ये इंटीग्रल है आपका 0 से लेके 2π तक। तो इसको अगर आप देखते हो तो ये हो जाता है आपका, तीनों इंटीग्रल्स को या तीनों पार्ट्स को भी मैं अलग अलग करने वाला हूं। तो पहला हो जाता है हाफ इंटीग्रल d थीटा फ्रॉम 0 to 2π, सेकेंड टर्म आ जाता है हाफ cos² थीटा का इंटीग्रल बिटवीन 0 to 2π, थर्ड आ जाता है आपका cos थीटा d थीटा
0 to 2 पाई। ठीक है, ये डी थीटा जरूर लगा देना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो इलीगल हो जाता है मामला थोड़ा सा। ये आपका इंटीग्रल बनता है। अब इस इंटीग्रल में देखो, पहला इंटीग्रल तो मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। डी थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा थीटा, तो हाफ थीटा 0 to 2 पाई। सेकेंड वाला इंटीग्रल तो अपना ड्रीम इंटीग्रल है, बिकॉज ये इंटीग्रल आसान नहीं होता है, सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन हमने ये देख रखा है ऑलरेडी कि इसकी वैल्यू होती है पाई, तो इसको सीधे सीधे पाई डाल दो। और थर्ड वाला इंटीग्रल क्या सोचते हो, क्या बोलते हो? थर्ड वाला इंटीग्रल, यस यू आर राइट, थर्ड वाला इंटीग्रल 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह जितने भी फंक्शंस होते हैं, अगर आप इसका पूरा 0 से 2 पाई तक का इंटीग्रल करोगे तो सिंपली 0 हो जाता है, तो ये आपका इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो यू विल सी कि अगर आप थोड़ी लिमिट्स वगैरह रख दोगे अब फर्स्ट वाले में, तो ये हो जाएगा आपका पाई, ये है आपका पाई बाय 2, और 0 तो 0 ही है, तो इनको आप ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 3 पाई बाय 2। ये बात है। अब ये वैसे तो बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, किसी भी आप इंजीनियर से पूछोगे स्टडिंग एट बीटेक लेवल एंड एवरीवेयर, सो उनको पता होता है कि कार्डियोइड का एरिया होता है 3 पाई बाय 2। अच्छा, और ध्यान से देखो कि इसमें आर वार का कोई चक्कर नहीं है, ऐसा नहीं कि 3 पाई आर बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 है, सिंपल। कोई भी कार्डियोइड लोगे तो कोई भी क्या मतलब एक ही कार्डियोइड होता है बेसिकली, उसका एरिया होता है आपका 3 पाई बाय 2। ऑल्दो यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस रिजल्ट, इट्स मोर इंपॉर्टेंट मीन्स अगर आप ये सारी की सारी चीजें समझ पा रहे हो और इनको अटेम्प्ट कर रहे हो, यही बड़ी बात है। बाकी आपको रिजल्ट ये मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, मेथड पता होना चाहिए। बिकॉज वैसे भी ध्यान रखना कि पोलर कोऑर्डिनेट जैसी चीजें, पोलर कोऑर्डिनेट में एरिया वेरिया निकालने जैसी चीजों की एप्लीकेशन जेईई एडवांस में बहुत कम होती है। तो सिर्फ उन लोगों के लिए, उन केसेस में ये इंपॉर्टेंट आता है जहां पे जेईई में भी एडवांस वालों को भी लगता है कि यार कुछ अच्छा देना चाहिए, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो इसमें जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग, बट इसमें भी हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैं खाली कुछ बेसिक इतनी चीजें बताऊंगा जिसकी 1% या 0.1% प्रोबेबिलिटी आईटी में आने की है, वो हम छोटी मोटी चीजें देखेंगे। बहुत डीप में जाएंगे तो फिर चीजें इररिलेवेंट हो जाएंगी, आउट ऑफ कोर्स हो जाएंगी, उसमें जाने का कोई पॉइंट नहीं है। तो देयरफॉर हमने अब पूरा का पूरा एरिया निकालने का काम कर लिया है। हमने ये देखा है कि किसी भी तरह का अगर आपके पास कोई 2 डायमेंशनल एरिया है, फ्लैट एरिया है, 3D एरियाज भी होते हैं, स्फीयर वियर का एरिया निकालना नहीं देखा है हमने अभी, वो एक और सेक्शन में अपन देखेंगे। लेकिन जितने भी फ्लैट एरियाज होते हैं, वो चाहे एरिया अंडर द कर्व हो, चाहे एरिया बिटवीन द कर्व्स हो, चाहे सर्कल का एरिया हो, सर्कल के एरिया निकालने की अलग अलग टेक्निक्स हो, या लास्ट में पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करके एरिया निकालने वाली बात हो, ये सारे के सारे एरिया कैलकुलेशन का हमने काम कर लिया है। और ये आगे की फिजिक्स के लिए आपकी बहुत सॉलिड फाउंडेशन बन रही है। बट ये ध्यान रखना कि ये सारी चीजें आप अच्छे से करते चलो, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलो, आपको आगे फिजिक्स में मैथमेटिक्स से रिलेटेड बच्चों को कई जगह दिक्कत आती है, वो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इफ यू फॉलो दिस कोर्स नाइसली एंड प्रॉपरली।